नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कई छात्रों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं होता, बायोकेमिस्ट्री। इसे लाइफ साइंसेस की नींव कहा जाता है। मेडिसिन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर इसे सिर्फ रटने का विषय मान लिया जाता है। और यही मतलब सबसे बड़ी गलतफहमी है। बायोकेमिस्ट्री रटने का नहीं, बल्कि जीवन की भाषा को समझने का विषय है। ये वो ग्रामर है जिससे जीवन अपनी कहानी लिखता है। जीवन की भाषा, वाह, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री को क्लास में और घर पर कैसे पढ़ा जाए, इस पर कुछ बेहतरीन नोट्स हैं। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस भाषा को सीखने का व्याकरण समझें। बिल्कुल, ताकि इस मुश्किल विषय को आसान और दिलचस्प बनाया जा सके। हाँ, आज का लक्ष्य है इस विषय के डर को हटाकर इसमें एक वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करना। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्हें हम बायोकेम गुरु कह सकते हैं। इन्हें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने और इस क्षेत्र में रिसर्च का 20 साल का लंबा अनुभव है। धन्यवाद। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम किताबी बातों से थोड़ा आगे बढ़कर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके ढूंढें जो वाकई काम करते हैं। तो चलिए इसी विचार से शुरू करते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री एक भाषा है, तो इस भाषा को सीखने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मतलब इसके अक्षर क्या हैं? ज्यादातर छात्र तो सीधे बड़े बड़े शब्दों पर जैसे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने लगते हैं। और वहीं वो पहली गलती कर बैठते हैं। सोचिए, क्या आप क और ख सीखे बिना कहानी शब्द लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बायोकेमिस्ट्री की इमारत केमिस्ट्री की नींव पर खड़ी है। इस भाषा के जो अक्षर हैं, यानी अल्फाबेट, वो असल में बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं। वापस जाकर एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने का समय कहाँ होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये नहीं कह रही कि पूरी केमिस्ट्री दोबारा पढ़ें, लेकिन 3 चीजों पर पकड़ बनाना बेहद जरूरी है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छा, वो क्या है? पहला, एटॉमिक स्ट्रक्चर, खासकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। दूसरा, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। और तीसरा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। और ये छोटी सी तैयारी बाद में कैसे मदद करती है? ये आपको रटने से बचाती है। उदाहरण के लिए, जब आप ये समझ जाते हैं कि एक कार्बन एटम हमेशा 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखकर घबराएंगे नहीं। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। आपको दिखेगा कि वो स्ट्रक्चर उन्हीं कुछ नियमों का पालन कर रहा है। बिना इन अक्षरों को समझे बायोमोलिक्यूल्स के शब्द आपको हमेशा बेमतलब लगेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की नींव यानी इस भाषा के अक्षर तो समझ आ गए, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब इन अक्षरों से बने बड़े और जटिल शब्द सामने आते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनके स्ट्रक्चर्स के डायग्राम देखकर ही कई बार हिम्मत जवाब दी जाती है। और उस डर से पार पाने का सबसे बड़ा रहस्य है पैटर्न को पहचानना। प्रकृति बहुत किफायती है। वो नई नई चीजें बनाने के लिए गिने चुने डिजाइन को ही बार बार इस्तेमाल करती है। मतलब जटिलता असल में दोहराव में छुपी है, रेपिटेशन में। बिल्कुल, रेपिटेशन में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कहानी बहुत सरल है। सिर्फ 3-4 मुख्य मोनोसैकराइड्स जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लें। बस 3-4? हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति इन्हीं 3-4 डिजाइन में थोड़ा बहुत फेरबदल करके या उन्हें अलग अलग तरीके से जोड़कर हजारों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बना लेती है। शुरुआत छोटे मॉलिक्यूल से करें, जैसे 3 कार्बन वाला ग्लिसरैल्डिहाइड से। फिर देखें कि उससे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज कैसे बनता है। अच्छा, तो पैटर्न पकड़ में आ जाता है। हाँ, एक बार ये पैटर्न पकड़ में आ गया तो बाकी सब आसान लगने लगता है। और प्रोटीन्स का क्या? उनके तो 20 अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमीनो एसिड्स। उनके स्ट्रक्चर याद करना तो एक बहुत बड़ा काम लगता है। बिल्कुल है, अगर आप उन्हें 20 अलग अलग चीजों की तरह देखें, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो हर अमीनो एसिड में एक कॉमन हिस्सा होता है जिसे हम बैकबोन कहते हैं, और एक यूनिक हिस्सा होता है जिसे साइड चेन कहते हैं। आपको असल में सिर्फ उन 20 साइड चेन्स पर ध्यान देना है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब रटने की बजाय हम उन्हें उनके व्यक्तित्व के हिसाब से पहचान सकते हैं, जैसे एसिडिक, बेसिक या नॉन पोलर। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही ग्रुपिंग तय करती है कि प्रोटीन फोल्ड होकर 3D शेप कैसे लेगा और वो सेल के अंदर क्या काम करेगा। तो आप उन्हें रट नहीं रहे, आप उनके किरदारों को समझ रहे हैं।
सही बात है। इसी तरह लिपिड्स की कहानी एसिटिक एसिड जैसे एक छोटे मॉलिक्यूल से शुरू होती है और डीएनए आरएनए तो सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स के दोहराव का खेल है। स्ट्रक्चरल चार्ट्स को अपनी स्टडी टेबल के सामने रखने से ये किरदार धीरे धीरे आपके दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है, ये मेटाबॉलिक पाथवेज के मकड़जाल, जैसे ग्लाइकोलाइसिस या टीसीएस साइकिल। यहां आकर तो जीवन की भाषा वाक्यों और कहानियों में बदल जाती है, जो बहुत उलझी हुई लगती है। हाँ, यहाँ कई लोग हार मान लेते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स, एंजाइम्स, प्रोडक्ट्स, इन्हें कैसे समझा जाए? सबसे पहली बात, इन्हें एक बार में याद करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मुझे याद है जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स को याद करने के लिए एक बहुत ही मजेदार और बेवकूफी भरी कहानी बना ली थी। आज भी मुझे वो वैसे ही याद है। मतलब इसे एक कहानी की तरह देखना चाहिए, ना कि एक लिस्ट की तरह। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए विजुअल एड्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक बड़ा रंग बिरंगा मेटाबॉलिक चार्ट खरीदें, लेकिन सिर्फ उसे देखें नहीं, उसे पढ़ें। उसमें एंजाइम्स, कोफैक्टर्स और सबसे जरूरी रेगुलेटरी पॉइंट्स को अलग-अलग रंगों से हाईलाइट करें। एक मिनट, रेगुलेटरी पॉइंट्स ये क्या होते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज को शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह समझिए। रेगुलेटरी पॉइंट्स वो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो तय करते हैं कि ट्रैफिक कब तेजी से चलेगा, कब धीमा होगा और कब रुक जाएगा। अच्छा। जब आप इन सिग्नल्स को समझ जाते हैं तो आपको पूरा सिस्टम समझ आने लगता है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उस चार्ट को हर 2-3 दिन में बस 15 मिनट के लिए देखें, धीरे धीरे वो पूरा मैप आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना? हाँ, एक तरह से फेमिलियरिटी हो जाती है उससे। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जैसे डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, ये तो बहुत डायनामिक प्रक्रियाएं हैं। उनके लिए एनिमेशन से बेहतर कुछ नहीं है। इन प्रक्रियाओं को किताब में पढ़ना एक बात है और उन्हें अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखना बिल्कुल दूसरी बात। तो सही है। जब आप देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल असल में डीएनए के स्ट्रैंड पर कैसे दौड़ता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाता है। आजकल तो इंटरनेट पर बेहतरीन एनिमेशंस आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात, लेकिन सीखने की प्रक्रिया क्लास और घर दोनों जगह चलती है। एक छात्र अपनी दिनचर्या को कैसे बांटे ताकि दोनों जगहों का पूरा फायदा मिल सके? देखिए, दोनों जगहों के लिए अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई रणनीतियां हैं। क्लास में आपका मकसद है जानकारी को तेजी से और सही तरीके से पकड़ना, और घर पर आपका काम है उस जानकारी को मजबूत करना और उसे ज्ञान में बदलना। क्लास की बात करें तो लेक्चर अक्सर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। हर एक शब्द लिखना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए स्मार्ट नोट्स बनाने की कला सीखनी होगी। क्लास में पूरा ध्यान लेक्चर को समझने पर लगाएं और तेजी से नोट्स बनाने के लिए अपने शॉर्टकट्स मतलब पर्सनल एब्रिविएशंस बनाएं। अच्छा। इसके अलावा वैज्ञानिक एब्रिविएशंस जरूर सीखें, जैसे अमीनो एसिड के 1 लेटर और 3 लेटर कोड। इससे आपका बहुत समय बचेगा। और आपने नोट्स लूज शीट्स पर बनाने की सलाह दी है, किसी बंधी हुई नोटबुक के बजाय, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके क्लास के नोट्स अधूरे हैं, वो सिर्फ एक ढांचा है। घर जाकर जब आप लिनिंजर या स्ट्रायर जैसी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई और जरूरी जानकारी मिलेगी। तो लूज शीट्स होने से? लूज शीट्स होने से आप आसानी से नए पन्ने जोड़ सकते हैं, डायग्राम चिपका सकते हैं या किसी पॉइंट को और विस्तार से लिख सकते हैं। इस तरह आपके नोट्स एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। ये तो बहुत कारगर तरीका है। अब घर की बात करते हैं। घर पर सेल्फ स्टडी का सबसे असरकार तरीका क्या हो सकता है? घर पर सबसे पहले अपने सीखने का तरीका पहचानें। खुद से पूछें कि आपको चीजें कैसे याद रहती हैं। क्या आप एक विजुअल लर्नर हैं, या एक ऑडिटरी लर्नर, या फिर आप एक स्क्रिबल लर्नर हैं जिसे बिना लिखे कुछ याद नहीं होता? और एक बार ये पता चल जाए तो फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। विजुअल लर्नर है तो बड़े बड़े चार्ट्स बनाएं, दीवारों पर चिपकाएं। डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो किताबों से सीधे फोटो खींचकर अपने नोट्स में डाल लें। और एक बहुत शक्तिशाली टूल है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है? कई फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे आप प्रोटीन या डीएनए के मॉलिक्यूल को 3D में अपनी स्क्रीन पर घुमा कर देख सकते हैं। इससे उनका स्ट्रक्चर पानी की तरह साफ हो जाता है। अच्छा, आज के डिजिटल युग में YouTube और AI टूल्स का क्या रोल है? कई छात्र तो अब किताबों से ज्यादा इन्हीं पर निर्भर रहने लगे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे सहायक यानी सप्लीमेंट्री साधन है, लेकिन ये अच्छी किताबों का विकल्प नहीं हो सकते। जो गहरी समझ है,
जिसे हम फाउंडेशनल नॉलेज कहते हैं, वो आज भी अच्छी तरह से लिखी गई किताबों से ही आती है। तो फिर इन ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? मतलब इनसे बचना चाहिए? नहीं, बचना नहीं है, बस समझदारी से इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपको किताब से कोई खास टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए YouTube पर किसी अच्छे प्रोफेसर का लेक्चर देखें या कोई एनिमेशन देखें। और AI टूल्स? AI टूल्स जैसे ChatGPT से आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में समझाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा न करें। AI की जानकारी कई बार गलत या अधूरी हो सकती है। हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक से क्रॉस चेक करें। और रिवीजन के लिए टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? रिवीजन के लिए टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है। जैसे फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए गूगल नोटबुक, LM जैसे टूल बहुत अच्छे हैं। इनकी खासियत ये है कि ये आपके अपलोड किए गए चैप्टर से ही सवाल जवाब बनाते हैं, तो जानकारी प्रामाणिक रहती है। सही है। दूसरा है कॉन्सेप्ट मैप्स, जो अलग अलग टॉपिक्स के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं। इससे आपको पूरी तस्वीर साफ दिखती है। और इन सब तकनीकों के साथ प्रैक्टिस का क्या महत्व है? प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा है। टेक्स्ट बुक के आखिर में दिए गए सवाल और एक्सरसाइज जरूर हल करें। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करने से बेहतर कुछ नहीं है। सही बात है। उससे अंदाजा लगता है कि सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। बिल्कुल। ये सब तो हुई तकनीकें और रणनीतियां, लेकिन किसी भी विषय में असली महारत के लिए उसमें गहरी दिलचस्पी का होना बहुत जरूरी है। वो जिज्ञासा कैसे पैदा की जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है बायोकेमिस्ट्री को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने शरीर से जोड़ना। इसे सिर्फ एक किताबी विषय की तरह देखना बंद करना होगा। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जब आप खाना खाते हैं तो सोचें कि पाचन की प्रक्रिया बायोकेमिकल स्तर पर कैसे काम कर रही है। कौन से एंजाइम आपकी रोटी के स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं, और कौन से दाल के प्रोटीन को अमीनो एसिड में? एग्जैक्टली। या जब आपको चोट लगती है और खून बहना बंद हो जाता है, तो उसके पीछे एक पूरा बायोकेमिकल कैस्केड काम कर रहा होता है, जिसे क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब अपने आसपास की जैविक प्रक्रियाओं के पीछे की क्यों और कैसे को समझना। बिल्कुल। हमेशा सवाल पूछे, ये क्यों होता है, ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है और ये कब होता है। यही सवाल पूछने की आदत क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन को जन्म देती है। और आप एक वैज्ञानिक की तरह सोचने लगते हैं। हाँ, आप सिर्फ एक छात्र नहीं रहते। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर किसी छात्र को बायोकेमिस्ट्री में महारत हासिल करने के लिए एक संपूर्ण रणनीति बनानी हो, तो उसके मुख्य स्तंभ क्या होंगे? इसे हम कुछ सिद्धांतों में बांध सकते हैं। पहला, क्लास में हमेशा तैयार होकर जाएं। दूसरा, क्लास में सक्रिय रूप से भाग लें और सवाल पूछें, कोई भी डाउट मन में ना रखें। तीसरा, स्टडी ग्रुप्स में पढ़ें। दूसरों को पढ़ाने से अपने कॉन्सेप्ट्स ज्यादा मजबूत होते हैं। सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और याद रखने की तकनीकों के बारे में आपकी अंतिम सलाह क्या होगी? बेसिक्स पर हमेशा मजबूत पकड़ बनाए रखें और स्ट्रक्चर्स को बार बार ड्रॉ करने की आदत डालें। इसके अलावा दो बहुत शक्तिशाली तकनीकें हैं। एक है एक्टिव रिकॉल, मतलब किताब बंद करके याद करने की कोशिश करें। और दूसरी है स्पेस्ड रिपीटिशन, जिसमें आप एक टॉपिक को कुछ कुछ दिनों के बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराते हैं। और इन सब से ऊपर निरंतरता बनाए रखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि बायोकेमिस्ट्री कोई डरावना विषय नहीं है, बल्कि ये जीवन की भाषा है। और सही व्याकरण, सही टूल्स और सही जिज्ञासा के साथ इस भाषा को न केवल सीखा जा सकता है, बल्कि इसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। बिल्कुल, ये विषय एक पहेली की तरह है। अगर आपके पास सही नजरिए और सही औजार हैं, तो इसे सुलझाने में बहुत मजा आता है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार जो उन्हें इस विषय के बारे में एक नए ढंग से सोचने पर मजबूर कर दें। जरूर। बायोकेमिस्ट्री सिर्फ पाथवेज को रटने का नाम नहीं है, ये जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के बारे में है। अगली बार जब कोई भोजन करे या सांस ले, तो एक पल के लिए सोचें कि उनके शरीर के अंदर खरबों कोशिकाओं में लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जीवन के इस कोड को समझकर और जरूरत पड़ने पर उसे एडिट करके हम इंसानियत की कौन सी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या हम उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं? क्या हम कैंसर का स्थायी इलाज ढूंढ सकते हैं? भविष्य के सारे बड़े आविष्कार इसी भाषा की समझ पर टिके हैं।